आज का दंगल दुनिया में चल रही एक ऐसी जंग पर है जिसका बड़ा असर भारत पर पड़ने की आशंका है। इजरायल और ईरान की जंग पिछले 5 दिनों से चल रही है। इसके थमने के आसार नहीं दिखते, क्योंकि एक तरफ इजरायल ईरान के टॉप कमांडर को 5 दिन के अंदर मार गिराता है, तो ईरान मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा करता है। इजरायली पीएम ईरान में युद्ध के खात्मे के 3 टारगेट गिनाते हैं, तो ईरान अमेरिका तक को खामियाजा भुगतने की चेतावनी दे रहा है। उधर युद्ध के सूत्रधार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सिर्फ डील की फिक्र है। उनकी एकमात्र शर्त है कि न्यूक्लियर डील पर ईरान राजी हो, वरना तबाह होता रहेगा। मतलब यह कि फिलहाल जंग थमती नहीं दिख रही। ऐसे में भारत के नजरिए से इस जंग का क्या असर हो सकता है, क्या मतलब निकल सकता है, इसे लेकर भारत में फिक्र बढ़ती जा रही है। विदेश मंत्रालय से लेकर वाणिज्य मंत्रालय तक की नजर युद्ध के हालात पर बनी हुई है। स्टेक होल्डर्स की मीटिंग भी बुलाई जा रही है। खुद पीएम मोदी अपने विदेश दौरे के दौरान साइप्रस में कह चुके हैं कि यह युद्ध का दौर नहीं है, क्योंकि एक तो भारत कहीं भी युद्ध का पक्षधर नहीं है, और दूसरा ये कि जो जंग हो रही है इन दोनों ही देशों से भारत के कारोबारी, सामरिक, रणनीतिक और पारंपरिक हित जुड़े हुए हैं। तीसरा ये कि जंग अगर लंबी चली तो उसका असर दुनिया में तेज गति से बढ़ती भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। इस लिहाज से भारत फौरन इस जंग में युद्ध विराम चाहेगा। लेकिन हालात क्या कहते हैं? भारत को जंग तेज होने की सूरत में क्या एहतियातन कदम उठाने पड़ सकते हैं? और ईरान इजरायल की जंग का भारत में कहां तक असर पहुंचेगा? इन्हीं तमाम सवालों पर विशेषज्ञ मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। ईरान में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी को लेकर भी क्या प्रयास चल रहे हैं और क्या हालात है, ये विद्यार्थियों की जुबानी भी हम सुनेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। इजराइल और ईरान की जंग के 5 दिन हो गए। दोनों ओर से सैकड़ों मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, दर्जनों मौत हो चुकी है, करोड़ों का नुकसान हो चुका है, मगर कोई थमने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध विराम का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। सबसे ज्यादा तनाव भारत को है, क्योंकि इस जंग में बिना लड़े भारत को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। ईरान इजराइल की जंग में भारत का घाटा ट्रंप का तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ऐसे मुल्क हैं जिनसे भारत के कारोबारी, ऐतिहासिक और पारंपरिक रिश्ते हैं। लिहाजा जंग हो रही है तो भारत को 3 मोर्चों पर नुकसान की आशंका बढ़ती जा रही है। इसमें पहला है भारत की इकोनॉमी, जिस पर जंग का बुरा असर पड़ेगा। दूसरा है भारत का विदेशी कारोबार, और तीसरा है इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसमें सबसे ज्यादा फिक्र फिलहाल तेल और गैस को लेकर हो रही है, क्योंकि भारत को आने वाला 40% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी होर्मुज की खाड़ी से होकर आता है, जो ईरान और ओमान के बीच है। इस रूट से सिर्फ ईरानी कच्चा तेल ही नहीं, बल्कि यूएई और कतर से आने वाली गैस भी भारत को मिलती है। मात्र 20 से 21 किलोमीटर के इस रूट के ऊपर डिस्टर्बेंस का मतलब भारत को ईंधन आपूर्ति में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो जंग की शुरुआत भर से इंटरनेशनल मार्केट में तेल 9% और कच्चा तेल $6 प्रति बैरल बढ़कर $78 बैरल पार कर गया है। ऐसे में जो ईरान ग्लोबल प्रोडक्शन का 3% यानी 33 लाख बैरल रोज कच्चा तेल उत्पादन करता है, जंग बढ़ने पर उत्पादन पर असर पड़ेगा, नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट होती है, किसी प्रकार की अस्थिरता आती है, तो उसका इम्पैक्ट सीधा ऑयल प्राइसेस पर, एनर्जी प्राइसेस पर पड़ता है। और खासकर अगर मिडिल ईस्ट में आ रही है तो बड़ा स्वाभाविक है कि जो मिडिल ईस्ट से हमारा जो तेल हम लेते हैं, खरीदते हैं, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट इतना बड़ा स्रोत है एनर्जी का। बारूदों की बारिश इजराइल में हो या ईरान में, नुकसान हिंदुस्तान का भी हो रहा है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों से भारत के रिश्ते गहरे हैं। भारत अगर ईरान को $124 करोड़ का निर्यात और $44 करोड़ का आयात करता है, तो इजराइल को भी $215 करोड़ का निर्यात और $161 करोड़ आयात करता है। जंग की सूरत में भारत को दोनों मुल्कों में हो रहे नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान पर हो रहे प्रहार से जैसे होर्मुज की खाड़ी पर खतरा है, उसी तरह इजराइल पर ईरानी प्रहार के बाद यमन और जिबूती के बीच के बाबल मंदेब खाड़ी वाले रूट पर भी असर पड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। लाल सागर से गुजरने वाली इस रूट से दुनिया का 30% कंटेनर ट्रैफिक और 12% ग्लोबल कारोबार होता है। और ये जंग नहीं थमी
तो भारत को सिर्फ ईरान या इजराइल से होने वाले द्विपक्षीय कारोबार पर ही नहीं, जीडीपी विकास दर तक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जंग भड़कने की सूरत में एक और बड़ा खतरा समंदर के नीचे है। ईरान इजराइल युद्ध के और बढ़ने पर भारत के सामने एक और खतरा समंदर के अंदर बिछे इंटरनेट केबल्स को लेकर भी है, क्योंकि ग्लोबल इंटरनेट और डेटा ट्रैफिक का 95% समंदर के अंदर केबल पर निर्भर करता है। इसमें यूरोप इंडिया गेटवे, फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड ग्लोब, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप 5, ये सभी ऐसे केबल नेटवर्क हैं जो इजराइल और ईरान के समुद्री कॉरिडोर से गुजरते हैं। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले ये केबल्स लाल सागर, ओमान की खाड़ी और होर्मुज खाड़ी से गुजरते हैं। और अगर अमेरिका के उकसावे में ईरान पर इजरायली हमला बढ़ता है तो युद्ध का तनाव यमन के हूती विद्रोहियों तक पहुंचेगा, जो ईरान के समर्थक हैं। इन विद्रोहियों ने पहले भी लाल सागर में समुद्री केबल्स को प्रभावित किया था, जिसका महंगा असर भारत पर भी पड़ा था। खासकर भारत जैसे डिजिटल इकोनॉमी में, जिसका जीडीपी में 245 अरब डॉलर का योगदान है, उसका एक केबल भी प्रभावित होता है तो बैंडविड्थ में 70% असर पड़ने का खतरा होता है। और ये खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत के ग्लोबल डेटा फ्लो का 90% मिडिल ईस्ट के रास्ते ही आता है। बम के ये धमाके तेहरान में हो रहे हो या तेल अवीव में, इन धमाकों में जान का खतरा भारतीयों को भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारत के विद्यार्थी दोनों ही देशों में मौजूद हैं। ईरान में तेहरान यूनिवर्सिटी में भारतीय बच्चे हैं तो इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी में भी हैं। ईरान के इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में हैं तो इजराइल के हिब्रू यूनिवर्सिटी में भी हैं। ईरान के हमादान गोलिस्तान केरमान यूनिवर्सिटी में हैं तो इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हैं। ईरान के मेडिकल कॉलेजों में 1500 से 2000 भारतीय विद्यार्थी हैं तो इजराइल के कॉलेजों में भी 1200 से 1500 विद्यार्थी हैं। इजराइल में हो रहे धमाकों में जान जाने का जोखिम थोड़ा कम है, लेकिन ईरान में भारतीय विद्यार्थी जख्मी होने लगे हैं। ईरान की जंग में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को निकालने के लिए हवाई रास्ते का विकल्प बंद है, क्योंकि ईरान ने एयर स्पेस बंद कर रखा है। समुद्र के रास्ते भी फिलहाल रेस्क्यू मुश्किल है, क्योंकि बंदर अब्बास बंदरगाह अभी बन रहा है। ऐसे में जमीनी रूट से अजरबैजान बॉर्डर से निकालने का विकल्प खुला है और दूसरा अफगानिस्तान बॉर्डर से जमीनी रूट मौजूद है। खबर है कि उर्मिया यूनिवर्सिटी के 110 विद्यार्थियों ने सुरक्षित आर्मेनिया बॉर्डर पार कर लिया है, जो येरवान से दिल्ली के सफर पर निकलने वाले हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और प्रणव उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो मध्य एशिया में जब भी इस तरीके की घटनाएं होना शुरू हो जाता है, एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है, तो भारत के लिए जाहिर सी बात है कि खतरा मंडराना शुरू हो जाता है, खास करके भारत की इकोनॉमी को लेकर। और यहां पर तो भारत के स्टूडेंट्स भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो ये युद्ध, इजराइल और ईरान के बीच का ये युद्ध भारत के लिए क्या खतरा लेकर आया हुआ है, भारत को और क्या करना चाहिए, उस पर हम बातचीत करेंगे। 10,000 भारतीय इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। उस पर जाने से पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ईरान और आर्मेनिया सीमा पार करने वाले सभी भारतीय छात्र, जो अभी अभी खबर मिली है, सुरक्षित है, सुरक्षित रूप से राजधानी येरेवन पहुंच चुके हैं। आर्मेनिया बॉर्डर से वो आर्मेनिया पहुंचे थे और अब राजधानी येरेवन पहुंच चुके हैं। इनमें कश्मीर घाटी के लगभग 90 छात्र हैं और विभिन्न भारतीय राज्यों के अन्य छात्र भी शामिल हैं, जिसमें कुल मिलाकर उर्मिया मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लगभग 110 छात्र भी शामिल हैं। उन्हें इनके निर्धारित स्थान पर होटलों में ठहराया गया है और कल आर्मेनिया से दिल्ली के लिए उनकी उड़ान निर्धारित बताई जा रही है। यानी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्हें विमान के रास्ते से भारत ले जाया जाएगा, जिसमें भारतीय अधिकारियों के साथ साथ समन्वय करके सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जा रही है। यह ईरान में पढ़ने वाले छात्र हैं और कश्मीरी छात्र खास करके ईरान में काफी संख्या में पढ़ते हैं। प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, ये पहला हम कह सकते हैं कि छात्रों का एक पहला बैच हम देख सकते हैं कि आर्मेनिया के रास्ते से बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी भी कई छात्र ईरान में फंसे हुए हैं। देखिए, अभी कई छात्र ईरान के अंदर फंसे हुए हैं। इन तमाम छात्रों को अलग अलग इलाकों से पहले तो सुरक्षित जगह पे ले जाया जा रहा है। आप जानते हैं साहिल कि इस समय तेहरान के ऊपर बमबारी हो रही है, इसलिए तेहरान में जितने भारतीय हैं सबसे पहले उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है ताकि वहां से वो निकल आएँ। उसके बाद जो लोग भारत आना चाहते हैं, क्योंकि 10,000 में से जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति वापस आना चाहता हो, लेकिन लोगों को सुरक्षित रखा जाए। केवल भारतीय ही नहीं, भारतीय मूल के जो लोग वहां पर हैं उनको भी कहा गया है कि आप तेहरान से निकल जाएं और तेहरान के बाहर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। साथ ही
जो छात्र निकलना चाहते हैं उनको अलग अलग रूट से निकालने की कोशिश हो रही है। अर्मीनिया से आपने जैसा बताया, बीती रात को करीब 110 छात्रों ने ओवरनाइट जो है वो अर्मीनिया क्रॉस किया था। अब वो अर्मीनिया की राजधानी यरबन पहुंच चुके हैं, वहां से विमान के जरिए उन्हें लाया जाएगा। इसके अलावा जो तुर्कमेनिस्तान के रास्ते अशगाबाद का रूट है उसे भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि जो छात्र जहां पर हैं उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करके उसके बाद, ताकि उन्हें बहुत ज्यादा ईरान के अंदर ट्रैवल न करना पड़े। साहिल, इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि अलग अलग जगह पर बमबारी हो रही है, ऐसे में सड़क के ऊपर बहुत लंबे समय तक उन्हें ट्रैवल न करना पड़े, ये उनके लिए असुरक्षित हो सकता है। इसी के अनुसार जो है तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और आज की स्थिति में खास करके प्रणय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, क्योंकि आज की स्थिति में ये वॉर एस्केलेट हो सकता है और भी बढ़ सकता है, ये एक अंदेशा बताया जा रहा है। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब करीब 10,000 इस तरीके से भारतीय मूल के व्यक्ति और अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। इनको बाहर निकालने की कोशिश खास करके जोरों शोरों से चल रही है इस वक्त। तो ईरान में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और ईरान सरकार ने उन्हें कहा है कि आप जमीन के रास्ते दोबारा लौट सकते हो। इस वक्त हमारे साथ में काशिफ मुख्तार और अहनफ इशाक इस वक्त जुड़े हुए हैं। काशिफ, क्या स्थिति है? आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पा रहे हैं? 5 दिन से वहां पर लगातार इजराइल से हमला चल रहा है। जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं काशिफ मुख्तार, एमबीबीएस स्टूडेंट, थर्ड ईयर, शहीद बेशती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से। तो हमें कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्बेसी ऑफ इंडिया ने हमें रिलोकेट किया कुंभ सिटी की तरफ, जो सेफ है लेकिन रिस्की है। तेहरान से तो सेफ है। कल हमें लाया गया था यहाँ करीबन 7-8 बजे शाम को हम यहाँ पहुंच गए। तो फिलहाल हम यहाँ स्टे कर रहे हैं और अभी हमें आगे के ऑर्डर्स कुछ आए नहीं कि आगे फर्दर हमारा होगा कि। लेकिन बाय एयर यानी आप बाकी किसी रास्ते से नहीं जा सकते। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कहा गया है कि या तो आप अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान या अफगानिस्तान के रास्ते ईरान से बाहर निकल सकते हो। और अपने आप को ट्रैवल करने के लिए कहा गया है कि भारतीय एम्बेसी वहां पर आपको मदद करेगी ईरान से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये एस्केलेट हो सकता है, ये माना जा रहा है। एनाफ? जी सर, ये तो सॉरी, आपकी आवाज कट गई। नहीं, मैंने पूछा आपको कि बाय जमीन के रास्ते से आप ईरान से बाहर निकल सकते हैं, ये कहा गया है। क्या उसके लिए कोई तैयारियां की गई है? क्या आप उसके जरिए बाहर निकलने की तैयारियां की गई है? डेफिनेटली रास्ते तो है। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट बंद हो गया, एयर स्पेस बंद हो गया कि हमारे पास रास्ते नहीं है। रास्ते हमारे पास बिल्कुल है, लेकिन देयर इज डिले बिटवीन द कम्युनिकेशन लैग इज देयर। एम्बेसी से जो हमारा राब्ता है वो इट्स अ बिट लैगिंग। एक बैच को लिया गया है जो बॉर्डर्स पे यूनिवर्सिटीज है, लाइक उर्मिया यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चे, उन लोगों ने आज सुबह अर्मेनिया के बॉर्डर्स क्रॉस किए हैं। उन्हें बताया गया कि आप यू विल बी फ्लाइंग टू दिल्ली टुमारो। लेकिन हमारे जैसे तेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चे या शहीद बेशती के बच्चे हैं या अलग तेहरान में बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, उन्हें अभी कोई ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया गया है। देयर इज नो ऑफिशियल वर्ड कि आगे क्या होने वाला है। हमें यहाँ पे ऑल्दो रिलोकेट किया गया है, इसे सेफ कह सकते हैं, लेकिन ये रिलोकेशन एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक जगह से आप दूसरी जगह ले रहे हैं, आपको नहीं पता यहाँ क्या हो सकता है। जो हमला वहां पर हो रहा है वो आपको कैसे पता चला? आप कहां पर थे उस वक्त पे और वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? आप तेहरान में, आपकी यूनिवर्सिटी है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है इस वक्त, और कैसे आप सुरक्षित रास्ते पर चले गए? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि हमले रुक रहे हैं कभी। इट्स गोइंग ऑन 24/7। आप 10 मिनट बैठ रहे हैं, 10 मिनट शांति हो रही है, 10 मिनट के बाद फिर से हो रहा है। मैं कुछ जब हम तेहरान में थे तो कंटिन्यूस, इट वाज नॉट कि हम कभी सो पा रहे थे। हम पिछले पूरे 1 हफ्ते नहीं सो पाए हैं, क्योंकि ऑल द टाइम पूरे रात को एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, हमारे इर्द गिर्द बिल्डिंग्स गिर रही थी। तो आप उस सिचुएशन में सो नहीं सकते। तो उसी सिचुएशन को देखकर इन लोगों ने हमें यहाँ रिलोकेट किया और तभी यहाँ पे उतना नहीं हो रहा। काशिफ, क्या बंकर्स की व्यवस्था वहां पर है? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एस्केलेशन का डर अभी भी बना हुआ है, तो क्या बंकर्स की व्यवस्था वहां पर की गई है? और इंडियन एम्बेसी से आपका लगातार क्या संपर्क बना हुआ है? हमने देखा कि यूक्रेन में भी कई स्टूडेंट्स को बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा था पैदल, और उसके बाद वहां से उनको इवैक्यूएट किया गया था। तो क्या इस तरीके से ईरान के बॉर्डर्स पर जाने की तैयारी आपकी शुरू हो चुकी? क्या इसके बारे में इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ आपको कहा गया है? जी सर, ऐसा कि अगर हम बंकर्स की बात करें तो यहाँ ऐसे कुछ शेल्टर होम्स हैं नहीं। तो तेहरान में भी हम अपने हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में रिजाइड कर रहे थे ड्यूरिंग द एयर स्ट्राइक्स या बाकी चीज़ें। तो बंकर्स तो यहाँ है नहीं। और बात करेंगे एम्बेसी की,
फर्दर नोटिस की, फर्दर हमें अभी ऐसे बताया नहीं गया कि क्या करेंगे, क्योंकि एयर स्पेस सारी बंद है। तो अगर हमें ट्रेवल करना पड़ेगा तो रोड ट्रेवल करना पड़ेगा। जैसे हमारी एक यूनिवर्सिटी है अर्मेनिया, जी। उर्मिया, सॉरी, वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको थ्रू अर्मेनिया ट्रेवल कराना है, और वो शायद कल दिल्ली वापस फ्लाई बैक कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बाकी बॉर्डर्स के बारे में भी कहा गया है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर्स पे भी आप जा सकते हो। तो क्या स्टूडेंट्स आपस में तय करें, और कितने स्टूडेंट्स आपके आसपास वहां पर आप देख सकते हैं जहां पर आपको रखा गया है, कितने स्टूडेंट्स को वहां पर रखा गया है, और आपकी एक कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, आपका आपस में संपर्क कैसे बना हुआ है? तकरीबन यहाँ पे हमारे पास अभी 400 स्टूडेंट्स है हमारी यूनिवर्सिटी के, और बाकी यूनिवर्सिटी के भी लगभग 400 स्टूडेंट्स है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात कर ले तो 1000 स्टूडेंट्स लगभग यहाँ पे स्ट्रैंडेड है इस वक्त। और जो लैंड बॉर्डर्स है उस साइड से हम ट्रेवल कर सकते हैं। अभी तो लैंड बॉर्डर्स बहुत सारी कंट्रीज के इनके साथ खुले हैं, लेकिन अभी एम्बेसी से ऐसे कोई नोटिस आई नहीं है कि लैंड बॉर्डर्स हम यूज कर सकते हैं ट्रेवल के लिए। और जब भी हम करेंगे ऑन आवर ओन नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन एम्बेसी रेस्पॉन्सिबल होगी। तो विद द हेल्प ऑफ इंडियन एम्बेसी वी आर गोइंग टू डू दैट। क्या आपका घर से संपर्क हो पाया है, और भारत सरकार से खास करके, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरे देश भर में देखा जा रहा है, तो भारत सरकार से आपकी कोई स्पेसिफिक गुजारिश है, मांग है, तो आप इस प्रोग्राम के जरिए, मेरी बातचीत के जरिए भी आप बता सकते हो। तो कुछ मांग है स्पेसिफिक तो वो भी बता दीजिएगा। जी सर, हमारा यही कहना है कि हमें रिलोकेट तो कर लिया है सेफर जगह पे, लेकिन जो रिस्क है वो पूरे ईरान में बना हुआ है। तो हमारी इवैक्यूएशन की प्रोसेस जल्दी की जाए। जैसे उर्मिया के स्टूडेंट्स को थ्रू अर्मेनिया दिल्ली लिया जा रहा है, हमारे लिए भी कुछ वैसा ही हो। क्योंकि हमारे घर वाले भी घर पे परेशान है, नेट स्लो चल रहे, कनेक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, एनफ, आखिर में क्योंकि मुझे पता है कि आप किसी सेफ लोकेशन पर है और आप ज्यादा देर इस तरीके से कनेक्टेड नहीं रह सकते, ये भी हमें जानना है कि क्या इसके बारे में कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस आपको सरकार के तरफ से दी गई है, ईरान सरकार के तरफ से, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने आपको क्या कम्युनिकेट किया हुआ है कि आगे ये मामला किस तरीके से जाएगा, आपका कोर्स हो या बाकी चीजें हो? डेफिनेटली एडवाइजरी हमें दोनों तरफ से आई है। मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी ने भी बहुत ज्यादा काम किया हमारे लिए, ईरान की सरकार ने भी हमारे लिए बहुत काम किया है, एंड देन इंडियन एम्बेसी ने भी ऑफ कोर्स हमारे लिए काम किया है। सबसे पहले हमें एडवाइजरी मिली ईरानियन गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा आप शेल्टर्स लीजिए, आप मेट्रो स्टेशन यूज कीजिए जो अभी अंडरग्राउंड है, आप उनमें शेल्टर्स लीजिए। वो हमारे लिए 24 घंटे खोले गए, इवन दो वो 24 घंटे यहाँ खुले नहीं होते, वो हमारे लिए 24 घंटे खोले गए। यूनिवर्सिटी ने हमारा एकेडमिक शेड्यूल अभी रोक दिया है, पोस्टपोन किया, हमारे एग्जाम चल रहे हैं वो रोक दिया है, और हमारी क्लासेस रोक दी है, कुछ को ऑनलाइन कर दिया है। तो वो डेफिनेटली हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि हम सेफ रहे, और उनने भी कल जाके इंडियन एम्बेसी से कोऑपरेट करके हमें यहाँ पहुंचाया है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आपको अपने तरीके से जाना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी अगर आपको किसी बॉर्डर पर जाना है, तो क्या उसके लिए आपको पैसे या बाकी चीजें मुहैया कराई गई है, खाने पीने की चीजें आपको उपलब्ध है वहां पर? एज ऑफ नाउ हमें कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है कि हम खुद जा रहे हैं या हमें कोई फैसिलिटेट कर रहा है ये सारा। अभी जहाँ पे हम हैं अभी इस वक्त हमारे जो होटल का जो भी एक्सपेंसेस है, हमारा फूड, हमारा अकोमोडेशन, सारा अभी इंडियन एम्बेसी के इस पर है। लेकिन अभी जो आप बॉर्डर क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए शायद ही मुझे लगता है एम्बेसी हमारे साथ आएगी। और अभी भी हमारे साथ इंडियन एम्बेसी के कुछ बंदे हैं, वो हमारे साथ इन होटल्स में रह रहे हैं, और अगर हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा, मुझे लगता है कि हमारे साथ इंडियन एम्बेसी के बंदे जरूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले तो आप अपने आप को सेफ रखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप और आपके जैसे जो तमाम बच्चे वहां पर ईरान में फिलहाल फंसे हुए हैं वो भारत जल्द से जल्द लौट कर आएंगे, यही उम्मीद हम जताते हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, इसी उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज तक से बात की और आपकी बात देश के सामने रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। 3 सवाल लेकर हम दरअसल इस चर्चा को शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या अमेरिका बढ़ा रहा है इजरायल और ईरान की जंग, क्योंकि अमेरिका बार बार, ट्रंप ने भी धमकी दी है, तेहरान खाली कराया जाए, और उसके साथ साथ अगर डील नहीं हुई तो ईरान को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। ये धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है। दूसरा सवाल, ईरान की जंग से भारत के विकास के लिए कितना हानिकारक है, भारत के विकास को कितनी हानि पहुंच सकती है, ये एक दूसरा सवाल है। और तीसरा अहम सवाल, ईरान से भारतीयों की निकासी कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी आर्मेनिया की तरफ लोग, कुछ स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं,
शुरुआत में करना चाहूंगा अंकुर सिंह ठाकुर से। आप इजराइल में काम करते हैं अंकुर, इजराइल में क्या स्थिति है, क्योंकि इस बार तेल अवीव और हाइफा पर भी ईरान का जो हमला हुआ वहां पर जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर भी कुछ हद तक तबाही वहां पर हुई, जिस तरीके से ईरान में तेहरान से लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया है और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है, इजराइल में क्या एहतियातन बरते जा रहे हैं और खास करके भारतीयों के लिए क्या स्पेसिफिक आदेश दिए गए हैं? अंकुर जी सर, यहाँ मिसाइल गिरने से पहले यहाँ मैसेज आ जाता है, प्रॉब्लम कोई नहीं है सर। अभी आप क्या बंकर में हैं? क्योंकि हम देख सकते हैं कि आपके आसपास भी वहां पर लोग हैं, क्या आप बंकर में हैं और आप क्या नहीं, बंकर में नहीं सर, हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इस सब आप काम कर रहे हैं। पिछले 5 दिन से लगातार ये चल रहा है। ईरान का जो जवाबी हमला हुआ उसमें हमने देखा, तेल अवीव की तस्वीरें हमने देखी। क्या आप तेल अवीव में हैं और वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, आप कुछ बता सकते हैं? तेल अवीव जेरूसलम में सर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो थोड़ा वो नुकसान हुआ है तेल अवीव में। तेल अवीव में थोड़ा नुकसान क्या इंडियन हुआ एम्बेसी है की तरफ से आपको कोई एडवाइजरी दी गई है? नहीं, आपको इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई एडवाइजरी दी गई है कि क्या करना है? नहीं, क्या आप वापस लौटना चाहते हैं भारत? क्या उसके लिए कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छा कर रहे हैं काम यहाँ पे, यहाँ दिक्कत कोई नहीं है सर। हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप वापस नहीं लौटना चाहते? चलिए, तो एक तरफ ईरान में हम देख रहे हैं कि जो वहां के स्टूडेंट्स हैं, भारतीय स्टूडेंट जो वहां पर फंसे हुए हैं, वो लौटना चाहते हैं भारत। फिलहाल उनको सुरक्षित जगह पर रखा गया है और वहां से उनको भारत लौटने की कोशिशें जोरदार वहां पर चल रही है। आर्मेनिया का बॉर्डर कुछ स्टूडेंट्स ने पार किया था, उनको भारत ले आने की तैयारी चल रही है और जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए उनको भी वापस लाने की तैयारी वहां पर चल रही है। लेकिन इजराइल में जो अंकुर सिंह ठाकुर वहां पर काम करते हैं वो कह रहे हैं कि फिलहाल वो तो वापस नहीं लौटना चाहते। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए जैकलिन सोलोमन, वो भी हमारे साथ यहां पर बनी हुई है, इंडियन सिटीजन है, इजराइल में 26 साल से वहां पर रह रही है। जैकलिन, पिछली बार भी हमने देखा जब हमस का हमला हुआ था इजराइल पर, ड्रोन हमला हुआ था, तब भी लगातार 3-4 दिन इस तरीके से माहौल वहां पर बना हुआ था और जिसके वजह से कई भारतीयों को वापस लौटना पड़ा था। क्या इस बार की स्थिति कुछ अलग है, ज्यादा कंट्रोल में है इजराइल के? और जो तस्वीरें हमने देखी जिसका जिक्र मैंने किया कि तेल अवीव और हैफा पर ईरान की मिसाइल दागी गई, उसका क्या असर वहां पर दिख रहा है? यहाँ पर इनफैक्ट, हाय, हेलो एवरीवन, यहाँ पर इस बार ज्यादा गंभीरता है, सब लोग ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सुरक्षित माहौल महसूस होता है। या दिस टाइम जब भी मिसाइल्स गिरते हैं तो हमने देखा है तो बहुत नुकसान हुआ है तेल अवीव और बहुत सारे दूसरे शहरों में भी इसराइल के, जहां पर मेन और बीच वाले शहरों में, सेंट्रल सिटीज में बहुत हमले हुए हैं और नुकसान भी बहुत हुआ है। इसकी वजह से हमेशा हम लोग इंटरसेप्ट करते थे, इजराइल इंटरसेप्ट करता था। यहाँ पर वो 100% नहीं है जो पहले यमन से आते हुए मिसाइल्स और हमास से आते हुए मिसाइल्स का होता था। अभी जैसे कि अंकुर जी ने बताया पहले कि हमें मैसेज आता है, हमें 25 मिनट पहले ऑलरेडी मैसेज आ जाता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इसराइल और ईरान के बीच में, कि वहां से चालू हुए हैं तो हमें 25 मिनट का समय होता है। वो बहुत ज्यादा समय है। हम लोगों को आदत है 40 सेकंड से 1 मिनट तक का सिर्फ अलर्ट मिलने का और उससे उस 40 सेकंड और 1 मिनट में बंकर रूम में जाने का। अब 25 मिनट हम लोग तैयारी कर सकते हैं, हम किधर बाहर हो, दैट मीन्स हम डे टू डे बेसिस जो भी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। 25 मिनट पहले जब भी मैसेज आता है हम लोग बंकर रूम्स के आसपास रहते हैं। आपने कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसका कारण आप बता सकती है? बिकॉज यहाँ पर वहां पर अभी कुछ वर्कर्स बात कर रहे थे, नहीं हो रहे हैं क्योंकि इंटरसेप्शन ऑफ मिसाइल्स जी बोलिए आपकी बात खत्म करिए। हाँ, क्योंकि इंटरसेप्ट ऑफ मिसाइल्स 100% नहीं है जो पहले होते थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल के बहुत मेन शहर्स जैसे तेल अवीव को पर ऑलमोस्ट 5 दिन में 3 बार ऑलरेडी हमला हो चुका है और वो मिसाइल्स बहुत ही भयानक है, जो एक बिल्डिंग पे गिरते हुए पूरे सोसाइटी और पूरे स्ट्रीट के बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत लोग घायल हुए हैं कंपैरेटिवली, जो हमास वॉर में और यमन के मिसाइल्स कंपेयर टू दैट ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
इसकी वजह से हम्म। बहुत डर है, पर इसके बावजूद हम लोग इन सब के बावजूद हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ द अलर्ट्स दैट वी गेट, बिकॉज नहीं तो ऑफ फिर द क्या मिसाइल। कारण है कि ईरान में हमने देखा कि वहां के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें वापस लौटना है, लेकिन अभी जो 2 लोग वहां पर काम कर रहे थे उसमें से अंकुर ठाकुर हमारे साथ में जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि अभी भी हम यहां पर बने हुए हैं। क्या इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू की गई है? क्योंकि आप कह रही है कि पहले से ज्यादा खतरा यहां पर महसूस हो रहा है और 5 दिन में 3 बार अटैक ईरानियन मिसाइल्स का तेल अवीव में देखा गया। एज ऑफ नाउ एयर स्पेस का इसराइल की भी बंद है यहाँ पर। देर इज नो वे टू गेट आउट फ्रॉम द सी एज वेल, सो दिस इज द ओनली, सिर्फ एयर से जा सकते हैं। और इंडियन एम्बेसी से अभी ऐसा कुछ नहीं आया है क्योंकि देर इज नो ऐसा कोई बचाने का कोई, देर इज नो सच प्लान। बोलिए कोई बोलिए। फ्लाइट आ नहीं सकती, लेके नहीं जा सकती। और हमारे इजरायलीज भी बहुत 1.5 लाख से ज्यादा इजरायलीज अराउंड द वर्ल्ड अभी है, और वो भी यहाँ पर नहीं आ सकते। सब लोग दूसरी जगह पर अटके हुए हैं। क्यों क्या लोग नहीं क्या आप जाना भारत चाहते? सरकार को कुछ कहना चाहती है कि नहीं, कुछ आप क्या भारत सरकार को कुछ कहना चाहती है? क्या वहां पर आप वहां की डायस्पोरा से संपर्क में रहेंगी? क्या कुछ लोग वापस लौटना चाहते हैं भारत, चूंकि वहां पर खतरे की स्थिति है इसकी वजह से? सच बोलूं तो मुझे एक भी नहीं वैसा पता जिसको वापस जाना है। हम सब लोगों को बहुत हौसला बहुत जी। बुलंद है और बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसराइल में। मैंने भी सुना ईरान का और ईरान के विद्यार्थियों का, यहाँ पर ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है। क्या हम कह सकते हैं अचल जी कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये युद्ध एक तरीके से शुरू हो चुका है, ऐसा मानकर चलें, या हम कहें कि ये और भी एस्केलेशन की संभावना यहां पर बनी हुई है भारत के लिए? जो हमने अब तक का जिक्र किया कि भारत की इकोनॉमी पर इसका असर हो सकता है, खास करके कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं और बाकी सारी चीजें हो सकती है। भारत के लिए इस पे क्या हम देख रहे हैं? नमस्कार साहिल जी एंड नमस्कार टू माय को पैनलिस्ट। बिल्कुल, देखिए साहिल जी, जैसे भी अगर ये एस्केलेट होगा तो पूरी रीजनल स्टेबिलिटी पे इसका असर पड़ेगा। जहाँ तक भारत का सवाल है, इसके पॉलिटिकल फॉल आउट ये है कि हमारे लिए फिर से एक बार बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी इजराइल और ईरान के बीच में, क्योंकि दोनों से ही हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा वो इकोनॉमी पे पड़ेगा और एनर्जी सेक्टर। हमारी हैवी डिपेंडेंस है एनर्जी सोर्सेज के लिए, चाहे ऑयल हो चाहे गैस हो, इंपोर्ट्स के ऊपर है। और अगर इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो जाहिर है कि इसका जो भी कैस्केडिंग इफेक्ट है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं कनेक्टिविटी के थ्रू, छबहार पोर्ट से फिर हम सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप तक जाना चाहते हैं, या फिर मिडिल ईस्ट में ही जो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इजराइल में हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो अगर उनके अभी तो जैसे मैंने देखा आपकी रिपोर्ट में, ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ कोई पैनिक की सिचुएशन है, लेकिन अगर बढ़ गया और ये युद्ध का अगर जो डायमेंशन बढ़ गई, इसका दायरा बढ़ गया, तो फिर जाहिर है कि हमारे बिजनेस उस पर भी पड़ेगा इम्पैक्ट। और अगर जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, इसमें डिस्ट्रप्शंस होंगी, इसमें आपकी जो सप्लाई चेन्स पे असर पड़ेगा। तो इन टोटलिटी एक तो पॉलिटिकल डायमेंशन है कि आप कैसे बैलेंसिंग करेंगे इसमें अपने दो देशों के साथ जो आपके रिश्ते हैं, और दूसरी इकोनॉमी का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन कि इसका दायरा कितना बढ़ता है। तो हमारे लिए तो चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में जी हमारे सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, फिर ऐसे इवैक्यूएशन ऑपरेशंस अगर हमें करने पड़े तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चैलेंज हो गए। फिर कौन कहाँ किस हद तक इन्वॉल्व हो जाएगा इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसका दायरा बहुत बढ़ेगा नहीं, ये ईरान और इजराइल के बीच में ही रहेगा, अनलेस ईरान स्टेप आउट करता है और अमेरिकन किसी इंटरेस्ट पे या अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर पे या उनके डिफेंस जो बेसिस है उसके ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक कर देता है, तो फिर इसका जो है फिर उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ट्रम्प का लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म, उसका यही ऑब्जेक्टिव है किसी भी तरह से ईरान को वापस ये मानने के लिए तैयार किया जाए कि वो अपना
न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, वेपन्स प्रोग्राम, उसको यहीं छोड़ देगा, यहीं रोक लेगा, ये उसकी बॉटम लाइन है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन, इजरायलीज ये भी चाहेंगे कि ईरान में किसी तरीके से रिजीम चेंज हो जाए। और ये सब जो नैरेटिव्स बनाया जा रहा है बॉम्ब का, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि ईरान को रोका जाए और हो सके तो ईरान में रिजीम चेंज किया जाए। आप भूले नहीं, अभी सारी दुनिया जानती है कि इराक में सद्दाम हुसैन इन्हें पसंद नहीं था, तो फिर किस तरह वहाँ केमिकल वेपन्स की नैरेटिव को बिल्ड किया गया और फिर सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट किया और आज तक वो केमिकल वेपन्स मिले नहीं है वहाँ से। तो ये इससे आप इसे टोटलिटी में एक और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर अचल जी ये भी देखी गई है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए आईएईए को परमिशन भी दिया था कि आप आके यहां पर आकर देख सकते हैं कि हमारे यहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किस तरीके से है या हम लोग उसका यूरेनियम का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, जो आमतौर पर किसी भी देश को करना मैंडेटरी होता है। लेकिन उसके बावजूद ईरान पर यह शक क्यों बना हुआ है और इसका असर क्या होगा? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि खुमैनी भी धमकी दे रहे हैं कि अगर हम पर हमला होगा तो हम भी उसी तरीके से जवाब देंगे। तो आपको अभी भी लगता नहीं है कि एस्केलेट हो सकता है? और मिडिल ईस्ट में खास करके इस तरीके के मामले एस्केलेट हमेशा हुए हैं। देखिए साहिल जी, वो जो आपने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करी, तो ईरान न्यूक्लियर इशू जो है वहाँ सालों साल से चला आ रहा है। चूंकि मैं भी इस एजेंसी के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ 4 साल तक, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ दर्जनों मीटिंग्स हुई हैं इस इशू को लेकर और बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि ईरान कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे पाया कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, उसके आईएईए के साथ सेफगार्ड एग्रीमेंट है और उसके चलते हुए पूरी मॉनिटरिंग करने की जो है इजाज़त आईएईए को है। अब आप देखिए 2015 में ऑलरेडी ईरान एग्री कर गया था, एक जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, अमेरिका में उसमें शामिल था, बड़े बड़े यूरोपियन देश भी उसमें शामिल थे, ईरान भी शामिल था और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को हॉल्ट करेगा, एनरिचमेंट को कम करेगा या रोकेगा और बदले में उस पर सैंक्शन हटाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने आके उस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया और फिर 4 साल के बाद जब दोबारा आए तो एक नया एग्रीमेंट लेके आ गए। वो एग्रीमेंट के प्रेशर बना के उसके ऊपर इधर इजराइल से अटैक करवा के, तो आप देखिए इसके अगर आप इफ यू जॉइन द डॉट्स तो आपको ये पता लगेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है ईरान को यूटिलाइज करने के लिए, ईरान को कमजोर करने के लिए और ईरान का जो भी सस्पेक्टेड प्रोग्राम है न्यूक्लियर प्लान्स का, ये इस पे कोई डाउट नहीं है। और फिर आप देखिए इजराइल भी तो 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेके बैठा हुआ है, उसे तो कोई एनपीटी ज्वाइन करने के लिए कहता नहीं है। तो ये दोगलापन भी साथ साथ चले जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। ना ही उन्होंने आईएईए को परमिशन दी कभी कि उनके यूरेनियम के आस्थापन आकर चेक करे कि वो सिविल न्यूक्लियर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी पर इजाजत इजराइल की तरफ से कभी नहीं दी गई। लेकिन अचल जी, मुझे और एक चीज पर आपसे सवाल पूछना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने मिडिल ईस्ट में जब इस तरीके से, एशिया में जब इस तरीके से खास करके कुवैत का, इराक कुवैत के बीच में जब वॉर हुआ था या इराक वॉर हो, उस वक्त भारत पर हुए असर की हमने बात इससे पहले भी की हुई है। इस बार का असर किस तरीके से होगा, उस पर मुझे एक बार बिशंबर दयाल जी से भी एक सवाल पूछना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जैकलिन सोलोमन हमें कह रही थी कि इस बार वो आयरन डोम इस तरीके से काम नहीं कर पाया बिशंबर जी, और जिसको लेकर भारत भी काफी उत्साहित रहता है कि इजराइल में एक आयरन डोम है, हमास ने इतने सारे ड्रोन छोड़े, मिसाइल छोड़े, लेकिन उसका असर उन पर नहीं हुआ। इस बार पेनिट्रेट कर चुका है और ये भारत के लिए क्या सिखाता है, क्योंकि हम लोग इजराइल से ये टेक्नोलॉजी कई बार लेते हैं, तो इसके नजर से अगर हम देखें तो भारत के लिए ये क्या सिखाता है, क्या बताता है? देखिए साहिल, जहां तक आयरन डोम की बात है, हर एक एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल सिस्टम की, एयर डिफेंस सिस्टम की वीकनेसेस होती हैं और आयरन डोम में भी वीकनेसेस हैं, ये हम भी जानते हैं और मैं समझता हूं जितने भारत के बुद्धिजीवी लोग हैं जो डिफेंस से डील करते हैं वो जानते हैं। उसमें हर एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं और भारत बहुत बड़ा देश है, वो इजराइल का एक छोटा सा साइज है, उस पर एक कंप्लीट आयरन डोम की प्रोटेक्शन देनी, और अकेली आयरन डोम के नहीं, मैं समझता हूं उनकी भी लेयर्स हैं और उस लेयर्स में से अगर मिसाइल्स पेनिट्रेट कर रही है तो है मिसाइल्स आज के दिन। रशिया के पास भी ऐसी मिसाइल्स हैं, हमारी भी ब्रह्मोस का कोई मुकाबला नहीं था, कोई जो
HQ-9 वगैरह डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये है कुछ सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इनके अंदर है कुछ कैपेबिलिटी टू डिफीट द एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें शार्प यूज कर लो या डबल इमेज यूज कर लो, बहुत तरीके हैं मिसाइल्स के। ये बहुत ही वो है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए कि जो इजराइल है वो टेक्नोलॉजिकली इस एरिया में बहुत सुपीरियर है और जो अमेरिका की उसको पूरी सपोर्ट है। आप एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या अमेरिका ने, पहला सवाल आप कही था कि क्या अमेरिका इस युद्ध को बंद करना चाहेगा, शुरुआत करवाने वाला वो है। एक के बाद एक, कोई 7 अक्टूबर अचानक से थोड़ी हो गया, कहीं ना कहीं तो कोई सीरिया अचानक से थोड़ी असाद साहब छोड़ के भाग गए। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, कहां जाके खत्म होगा ये बहुत डीप स्टेट जो है अमेरिका का या जो एजेंसीज है वही बता सकती हैं। तो ये एक बहुत ही वो है और ये सोची समझी साजिश है। वो चाहते हैं आप पे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़े, वो चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं दुनिया में हाहाकार मचे, तभी तो वो सुप्रीम लीडर होंगे, तभी ये डिफरेंट वे है ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड का, तभी आप हर एक संधि पे साइन करेंगे, तभी मुल्क उनकी लाइन टो करेंगे। तो और वो बोलते हैं, वो तो शक तो नहीं छोड़ते ना, वो कहते हैं ईरान आइदर यू डू इट और वी विल कंटिन्यू टू पनिश यू। तो ये एक दुनिया के अंदर जब आप जब एरोगेंस जो है ना लीडरशिप से और स्टेट पे आ जाए, जब नेशनल लेवल पे आ जाए, जब कंट्रीज एरोगेंट हो जाए, कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करे, इंटरनेशनल एजेंसीज को वायलेट करे, इंटरनेशनल स्पेस को वायलेट करे। जब देखिए आप तो सीरिया की जो भी तो एयर स्पेस है, इराक की भी तो एयर स्पेस है, जॉर्डन की भी तो एयर स्पेस है, आप तो अपनी मस्ती से पूरी को वायलेट कर रहे हैं। जब इस किस्म का माहौल हो जाए कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो दुनिया में ये होगा और इकोनॉमिक इफेक्ट इसके बहुत सीरियस होंगे। पहले तो भारत की तो बड़ी दुविधा है, देखिए विस्तारवाद के साथ जाएं या उग्रवाद के साथ जाएं। अल्टीमेटली सारी दुनिया में एक परसेप्शन है कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर उग्रवाद जो है उसका सरगना जो है वो ईरान है और ये भी कोई शक की बात नहीं, अगर वो सरगना है तो विस्तारवाद के साथ जाए तो आप जो इजराइल है वो विस्तारवाद की तरफ बढ़ रहा है और भारत के दोनों ही दुश्मन है। प्रिंसिपली भारत को कितनी दिक्कत है ना, डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ा प्रॉब्लम है। आप अगर उग्रवाद के जो सपोर्टर्स हैं तो फिर आप पाकिस्तान की वो एक लाइन है, अगर विस्तारवाद लें तो आपका दुश्मन चाइना है। तो भारत के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे भी एक प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम तो बताई दी साहब ने। देखिए हम रिश्ते नहीं खराब कर सकते इजराइल से, बिकॉज उससे हम काफी टेक्नोलॉजी लेते हैं और ईरान हमारा बहुत अच्छा सपोर्टर रहा है और ईरान ही तो है जो पाकिस्तान की डेफ्थ को लिमिट करता है, स्ट्रेटेजिक डेफ्थ को लिमिट करता है। अगर ईरान और पाकिस्तान एक हो जाए तो इमेजिन, यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारत बीच में फंसा हुआ है और आज की स्थिति में जब इसी इलाके से भारत का 40% से ज्यादा कच्चा तेल भारत में आता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि $124 का निर्यात भारत ईरान को करता है, तो $44 करोड़ डॉलर का आयात ईरान से वहां पर किया जाता है। उसके साथ साथ इजराइल को भी $215 करोड़ का निर्यात होता है और $161 करोड़ का आयात भी भारत का किया जाता है। तो दोनों देशों से समान दूरी बनाए रखना ये भारत के लिए टेढ़ी खीर शायद साबित हो सकता है और उसके कई सारे रिपरकशंस हो सकते हैं। उसी पर हम बात यहां पर कर रहे थे।